जानेंगे। एलर्जीज के सिम्टम्स जो हैं, वो छोटी चीज़ लगती है। छींक आती है किसी को, तो हमें बड़ी छोटी-सी चीज़ लगती है, लेकिन कभी-कभी ये बार-बार छींक का आना भी आपके लिए डेली का स्ट्रगल बन जाता है। सो हमें अपने जितने भी ये चीज़ें हैं, जिनकी वजह से हमारी फिटनेस पे असर आता है, हमें उनके बारे में नॉलेज लेनी है। जब हमें छोटी-सी एलर्जी परेशान करती है, चाहे वो छोटी-सी छींक आना हो, तो कोई भी काम जो है हमारा वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता, फ़ोकस नहीं बनता। मान लीजिए बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो गया, तो बच्चों का फ़ोकस नहीं बनेगा पढ़ाई में। अगर आप वर्किंग हैं तो वर्किंग में, आप ऑफ़िस जाते हैं वहाँ पे भी आपको हमेशा टिश्यू पेपर लेकर बैठना पड़ता है या बार-बार छींकें आती हैं तो परेशान रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो एलर्जी के सिम्पटम्स हैं। हमें अपनी चेक करना है कि हमारी एलर्जी, अगर किसी को भी कोई एलर्जी है, तो हमारी एलर्जी के सिम्पटम्स क्या हैं? क्योंकि उसी से हमें रीज़न पता चलते हैं। हमारी बॉडी हमें अलर्ट देती है, हमारा शरीर हमें बताता है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, हमें सिम्पटम्स को समझना है। वो आपको एक अलार्म होते हैं, आपको एक तरीका होता है बॉडी का बताने का कि अंदर कुछ गड़बड़ है, आपको उसको ठीक करना है। तो सबसे पहले एलर्जी होती क्या है? हमारा इम्यून सिस्टम जब ओवर प्रोटेक्शन करने लगता है ना, उसको एलर्जी बोलते हैं। नॉर्मल सिचुएशन में इम्यून सिस्टम क्या करता है कि हमें वायरस, बैक्टीरिया, बाहर से कोई दुश्मन हमारे शरीर के अंदर ना आ सके। लेकिन एलर्जी जब होती है, तो इसका मतलब कोई अच्छी चीज़ उसको भी हमारा जो इम्यून सिस्टम है, उसको गलत समझ रहा है। उसको लग रहा है कि ये खतरा है और इसके ऊपर अटैक करना है। तो जब अपनी अच्छी अंदर की ही कोई चीज़ को वो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्शन करने लगता है, तो उसको एलर्जी बोलते हैं। हम हर चीज़ के लिए जैसे कुछ छोटी-छोटी सी चीज़ें ओरल एलर्जी हो सकती है, आपको थंडरस्टोन अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब बहुत सारी छोटी-छोटी ये चीज़ें जो हैं, ये तब होती हैं जब आपका इम्यून सिस्टम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्शन करता है, ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्शन करने की कोशिश करता है, तब आपकी एलर्जी आपका ट्रिगर करती है। सो एलर्जी के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपके जीन्स की वजह से भी हो सकते हैं। आपके परिवार में अगर हिस्ट्री में किसी को एलर्जी है, तो उसके आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होने का रिस्क ज़्यादा होता है, अगर कोई चेंजेज़ ना किए जाएँ तो। अगर आप अपनी हेल्थ में कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं, एलर्जी को ठीक करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपके ये जो सिम्पटम्स हैं आगे, ये इनका रिस्क बढ़ सकता है आपके बच्चों में ट्रांसफ़र होने का। दूसरा रीज़न हो सकता है एनवायरनमेंट, जैसे अभी मैंने बोला आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धूल-मिट्टी, पॉल्यूशन ये हो सकता है, कॉकरोच से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, किसी पेट से हो सकता है, किसी जानवर से हो सकता है। तो ये चीज़ें भी आपको कभी-कभी एलर्जी ट्रिगर करती हैं। तीसरा, आपका इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग। जब बचपन में इम्यून सिस्टम आपका सही से ट्रेन होता है, तो आपको एलर्जीज़ के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर बचपन से ही आपके इम्यून सिस्टम की जो ट्रेनिंग है, वो सही नहीं चल रही है, जिसको हम बोलते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। अगर वो ट्रेनिंग प्रॉपरली नहीं हो रही है, जैसे हेल्दी जर्म्स के बारे में, आउटडोर एक्सपोज़र के बारे में, अगर वो बचपन में ही ये चीज़ें आपके शरीर से नहीं गुज़रती हैं, तो ये हार्मलेस चीज़ों को भी आपका इम्यून सिस्टम दुश्मन समझने लगता है। उसको लगता है कि ये भी दुश्मन है, इसको आप उसके ऊपर अटैक करना है। तो ये जो इम्यून सिस्टम की ट्रेनिंग है, ये बचपन से शुरू होती है। तभी बोलते हैं ना बचपन में हर चीज़ बच्चे को खिलानी चाहिए, हर मौसम में बच्चे को ना ट्रेन करना है, उसका इम्यून सिस्टम का ट्रेनिंग होता है कि हर चीज़ को उसको प्रॉपरली पार करना है, ताकि वो ट्रेनिंग सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम में बैठ सके और वो आपका इम्यून सिस्टम उसको रजिस्टर कर सके कि अगर ये दोबारा आता है, तो इसके ऊपर हमें कितना और कैसे रिएक्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट आजकल जो एलर्जीज़ के जो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे केसेस, उसका सबसे बड़ा रीज़न है लाइफ़स्टाइल फैक्टर, जिसमें आपके आ जाता है स्ट्रेस, नींद की कमी, जंक फूड, स्मोकिंग करना, कभी-कभी किसी-किसी को आपने देखा होगा फ्रेग्रेंस से भी, जैसे आपको अगर कोई परफ्यूम है, परफ्यूम से भी आपको एलर्जी हो जाती है, एकदम से ट्रिगर हो जाती है। तो ये जो लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स हैं, ये भी कभी-कभी कारण बन जाते हैं आपकी एलर्जी को ट्रिगर करने के लिए, आपकी एलर्जी और बिगड़ सकती है। सो जब भी
एलर्जी क्यों होती है? जब भी बॉडी किसी सब्सटेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेती है। मान लीजिए वो सब्सटेंस आपके लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग गई हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? सेल्स को सिग्नल देते हैं और वो एक केमिकल रिएक्शन उसका रिलीज होता है जिसको हिस्टामाइन बोलते हैं। वो जो केमिकल रिलीज होता है उसकी वजह से एलर्जीज आपको होती है, जिसमें आपको कई बार क्या होता है, छींक आती है, आंखें लाल हो जाती हैं, कभी इचिंग होने लगती है, कभी-कभी सांस कम आने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये चीज़ें आपको जो है फेस करनी पड़ सकती हैं। वो तब होता है जब किसी सब्सटेंस के अगेंस्ट आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं। उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बन रही है। आपके सेल्स जो हैं वो सिग्नल दे रहे हैं और हिस्टामाइन बनने लगता है। वो हिस्टामाइन की वजह से आपकी एलर्जी ट्रिगर करती है। सो एलर्जी जो है वो किसी भी तरीके से हो सकती है। शुरू-शुरू में माइल्ड हो सकती है, मतलब सिर्फ हल्की-फुल्की छींकें आ रही हैं या नाक बंद हो रहा है या आँखें लाल हो रही हैं। धीरे-धीरे ये बढ़ती है, फिर इसका मॉडरेट स्टेज आ जाता है, जिसमें आपकी स्किन पे रैशेज़ हो सकते हैं, खुजली हो सकती है और अगर ये सीवियर कंडीशन पे पहुँच जाए, तो फिर एनाफ्लेक्सिस यानी कि साँस का रुकना, बीपी का गिरना या कभी-कभी बेहोश भी हो सकते हैं। ये इमरजेंसी सिचुएशन होती है, ये बहुत सीवियर होती है, बहुत कम होती है। नॉर्मली मॉडरेट ही चलती है, या तो माइल्ड होगी या मॉडरेट होगी, या तो सिर्फ छींकें आ रही हैं, नाक बंद हो रहा है, नाक बहना या आँखों में दिक्कत आ जाना या फिर कभी-कभी स्किन पे रैशेज़ हो जाना, ये चीज़ें नॉर्मल देखने को मिलती हैं। बट ये अगर क्योर ना की जाए, तो सीवियर कंडीशन पे पहुँच जाता है, तो फिर सिचुएशन जो इमरजेंसी कंडीशन है, वहाँ तक पहुँच सकता है। कभी-कभी कुछ लोग इतने सेंसिटिव होते हैं, उन्हें सिर्फ फूड की स्मेल से भी रिएक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा कभी-कभी किसी-किसी को ना एलर्जी ट्रिगर दूर से ही हो जाती है। वो सेंसिटिविटी ज़्यादा है। दूर से ही किसी फूड से अगर एलर्जी है, अगर दूर से उसकी स्मेल भी आ जाती है, तो भी रिएक्शन हो जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आपका। कई लोगों को देखा होगा खाने में मिलाए गए प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स जैसे सल्फाइड्स होता है, उससे भी एलर्जी होती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है, ये चीज़ें धीरे-धीरे क्या करेंगी उस एलर्जी के ट्रिगर को बढ़ाती हैं। हमें इन चीज़ों को चेंज करना है। किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, सबसे पहले तो ये नोटिस होना चाहिए। आपको थोड़ा-सा इन चीज़ों को और ज़्यादा ऑब्ज़र्व करना है, आपको किस वजह से एलर्जीज़ हो रही हैं, कारण क्या है, रीज़न क्या है। जब तक रीज़न पकड़ में नहीं आएगा, हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो रीज़न पकड़ना है कि एलर्जी की वजह क्या है, रीज़न क्या है। सो बहुत सारी चीज़ों में हम नॉर्मली जो एक आम इंसान है, उनको नॉर्मली कौन-कौन सी एलर्जीज़ हो सकती हैं, जैसे नोज़ और आई, छींक आना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना, आँख लाल होना, ये सारे सीज़न चेंज जब होता है, तब कॉमन होती हैं। जितनी भी ये चीज़ें हैं, जब आपका क्लाइमेट चेंज होता है, तब ये चीज़ें चेंज होती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है स्किन की एलर्जी, खुजली होना, दाने हो जाना या हाइव्स जिसे बोलते हैं, एक्जिमा फ्लेयर, ऐसी चीज़ें जो है, आपके जो हेयर हैं वो डाई करने से या किसी ज्वेलरी के पहनने से आपके रैशेज़ हो रहे हैं। ये आपके स्किन से रिलेटेड आपकी एलर्जीज़ हैं, जो आपको इन चीज़ों से हो सकती हैं। कभी-कभी कोई आप आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहनते हैं, उससे भी स्किन पे प्रॉब्लम हो सकती है। कभी आपने कोई हेयर कलर लगाया, उससे एलर्जी हो सकती है। ये स्किन से रिलेटेड है आपकी। फिर आ जाता है फूड से रिलेटेड, खाने-पीने से रिलेटेड। किसी को किसी ऐसे फूड से, दूध से एलर्जी हो सकती है, पीनट से एलर्जी हो सकती है। अभी देखा होगा व्हीट से भी कई लोगों को एलर्जी होती है कि हमें ग्लूटेन मना है, ग्लूटेन नहीं खा सकते, उससे एलर्जी। ये सारी चीज़ें आपकी जो है, ये फूड से इससे क्या होता है कभी-कभी खुजली या पेट दर्द या जैसे वॉमिट होना या फिर कभी-कभी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको किसी खाने से है। अगर किसी खाने की वजह से अगर आपको एलर्जी फ़ील हो रही है, तो उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जैसे स्किन पे रैशेज़ आ गए, एकदम से खुजली हो गई, दाने-दाने हो गए या कभी पेट में दर्द बहुत ज़्यादा उठ गया या फिर वॉमिट हो गया, उल्टी आ गई या फिर साँस लेने में दिक्कत हो रही है। ये फूड से रिलेटेड जो आपकी एलर्जीज़ हैं और इसको आपका इम्यून सिस्टम जो है रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, उस खाने को रजिस्टर नहीं किया उसने, उसकी ट्रेनिंग में ये खाना छूट गया है, इसलिए वो एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है। एक और एलर्जी है जो आपके लंग्स से रिलेटेड है, जिसमें आता है आपका अस्थमा फ्लेयर।
वीजिंग जिसे बोलते हैं, जैसे कभी डस्ट या पॉलन या कुछ ऐसी चीजों से आपको एलर्जी होने लगती है, तो वो लंग्स से रिलेटेड है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिसिन या इंसेक्ट बाइट, मतलब कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है। कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर देता है। जैसे किसी इंसेक्ट ने काट लिया, या आप पेंसिलिन या कोई ऐसी पेन किलर ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है। इसलिए मेडिसिन को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, एलर्जीज भी ट्रिगर हो सकती हैं। वो आपको अपना उसका ध्यान रखना है। कौन सी मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, और जितना टाइम उसने बोला उतना ही टाइम लेना है। अपनी तरफ से कोई मेडिसिन, पेन किलर, ऐसी चीजें नहीं लेनी है। इनसे भी एलर्जीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपकी, फूड, मेडिसिन, इन सारी चीजों से आपको क्या है, एलर्जी ट्रिगर हो सकती है। लेकिन एलर्जी के सिम्टम्स आपको देखने हैं, समझने हैं। एलर्जी सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बता रहा है कि कुछ दिक्कत है। एलर्जी की वजह से आपको ये भी पता चलता है कि आपकी लाइफ की क्वालिटी डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है। आपकी जो लाइफ है वो डायरेक्टली आपकी जो है डिस्टर्ब हो रही है। ऑफिस में, स्कूल में बच्चों का, कॉलेज में बच्चे जाते हैं, घर पे काम करते हैं, आपका जो पूरा लाइफस्टाइल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। रियल स्ट्रगल आप अपनी लाइफ में जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, समझना है कि हमारी एलर्जीज जो है किस तरह से काम कर रही हैं। एलर्जीज होती क्यों है? जब ओवर प्रोटेक्शन होता है, वीकनेस नहीं है। सबसे पहले ये बात समझिए, एलर्जी का मतलब कोई वीकनेस नहीं है। ये एक ओवर प्रोटेक्शन सिचुएशन है, जब आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा प्रोटेक्ट करने लगता है। एलर्जीज तब होती है जब इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, यानी आपका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है, वीक नहीं है। हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया है। ये इस चीज को समझना है। ये गलत फहमी है कि एलर्जी है तो वीकनेस है, अंदर वीकनेस नहीं है, ओवर प्रोटेक्शन है। दूसरा, आपकी एलर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है आपके गट हेल्थ के साथ। आम लोगों को, हम सबको पता है कि हमारी जो गट हेल्थ है, वो 70% इम्यूनिटी हमारी गट हेल्थ के साथ जुड़ी हुई है। 70% इम्यूनिटी गट हेल्थ में होती है, गट में होती है हमारी। तो अगर गट हेल्थ हमारी खराब है, एलर्जी ज्यादा बढ़ेगी। गट हेल्थ अगर हमारी अच्छी है, एलर्जीज हमारी अपने आप रिकवर होने लगेंगी। सो गट हेल्थ को अच्छा रखना मतलब इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना और एलर्जीज को कम करना। आपकी एलर्जीज कम होती हैं अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अपनी डाइट में लेनी है, आपको एलर्जीज के लिए, आपको गट हेल्थ के लिए, प्रोबायोटिक और फाइबर। इसमें आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एलर्जी को नेचुरली कम करते हैं। आपका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। तो आपको प्रोबायोटिक और फाइबर, ये दो चीजें आपकी गट हेल्थ और आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं। बहुत अच्छे से आपकी ये सारी चीजें आपकी हेल्प करते हैं। अभी एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ना स्ट्रेस को समझते हैं कि स्ट्रेस लेते हैं तो कुछ होता नहीं है। स्ट्रेस से बहुत सारी चीजें आपकी इफेक्ट होती है। स्ट्रेस एलर्जीज को 40%, 40% तक बढ़ा देता है। एलर्जी सिर्फ फूड या डस्ट से नहीं, कभी कभी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी हो सकता है। स्ट्रेस हार्मोन्स इम्यूनिटी को कंफ्यूज कर देता है, तो वो आपको क्या करता है फिर, एलर्जीज को ट्रिगर करने में और ज्यादा हेल्प मिल जाती है। तो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छी नींद आना बहुत जरूरी है। आपको अपनी एलर्जीज को कम करने के लिए हर वो तरीका ज्वाइन करना है, हर वो सिस्टम जो आपको कहता है कि स्ट्रेस मैनेज कीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, अच्छी नींद का आना, ये आपकी स्ट्रेस को कम करते हैं, आपको शांत, आपको काम बनाते हैं। तो वो चीजें आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है। मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, 5 मिनट कीजिए, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट, कहीं भी बैठे 5 मिनट की मेडिटेशन कर सकते हैं, बट हम करते नहीं है। हम कभी भूल जाते हैं, कभी काम में बिजी हैं। इसको 5 मिनट अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, एवरी डे। बैठे बैठे कहीं पे भी कर लीजिए, बस में ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, बैठे बैठे 5 मिनट सोफे पे बैठे हैं, 5 मिनट मेडिटेशन जरूर कीजिए। नेक्स्ट, मॉर्निंग टाइम में एलर्जी सबसे ज्यादा ट्रिगर होती है।
हमें रीज़न नहीं पता होता। बॉडी के हॉर्मोन्स सुबह-सुबह हाई होते हैं और उस टाइम पे जो डस्ट, पॉलन होता है वो भी पीक पे होता है। इसलिए जब सुबह का टाइम होता है तो रिस्क ज़्यादा होता है आपकी एलर्जीज़ के ट्रिगर होने का। तो सुबह के टाइम पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी एलर्जीज़ के लिए। नेक्स्ट आपकी अगर नींद अच्छी नहीं है, तो आपके एलर्जीज़ के जो रिएक्शन है वो भी हाई होते हैं। ये साइंटिफिक साइंस में भी ये चीज़ें बताई जाती हैं कि अगर आप 6 घंटे की नींद मतलब 6 घंटे से कम नींद लेते हैं, तो आपकी जो एलर्जी एंटीबॉडीज़ है, वो बढ़ जाती हैं। एलर्जीज़ को कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा सीक्रेट है आपकी एक अच्छी नींद का आना। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, तो आपकी एलर्जीज़ के जो सिम्पटम्स हैं, जो रीज़न्स हैं, वो बढ़ते जाएँगे, ट्रिगर बार-बार होगा। तो नींद आपकी जो है, वो आपकी अच्छी नींद का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नींद अच्छी नहीं है, एलर्जी के रिएक्शंस बार-बार ट्रिगर होंगे। सही क्वालिटी नींद आपकी एलर्जी को ठीक करने में हेल्प करता है। डस्ट कभी-कभी हमने देखा होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें डस्ट से एलर्जी है। एक्चुअली डस्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। डस्ट में कुछ कल्प्रिट होते हैं। उस डस्ट के अंदर ना माइट्स होते हैं, डस्ट माइट्स होते हैं। इसको छोटे-छोटे बहुत ही माइक्रो इंसेक्ट्स होते हैं, वो प्रॉब्लम होते हैं आपकी एलर्जी के लिए। डस्ट अकेला नहीं, डस्ट के अंदर जो छोटे से माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो आपको एलर्जी बार-बार ट्रिगर करते हैं। और वो माइक्रो इंसेक्ट्स ना आपके कहीं पे भी हो सकते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा आप जैसे मैट्रेस को आपने आपने गद्दे को झाड़ा, उसमें से डस्ट उसके अंदर माइक्रोसेक्ट्स होते हैं। पिल्लो को झाड़ा, तो वो उसके अंदर से माइक्रोसेक्ट्स निकल ये जो छोटे-छोटे इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, ये प्रॉब्लम करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, ये आपकी एलर्जीज़ को ट्रिगर करते हैं। तो हमें डस्ट डस्ट अकेली नहीं, मिट्टी अकेली नहीं प्रॉब्लम है, उनके अंदर के जो माइक्रो इंसेक्ट्स हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस ये दोनों सेम नहीं है। एक चीज़ और समझिए, एक होता है फूड से एलर्जी है और एक होता है फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है? वो आपके डाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। उस खाने को आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पचा नहीं पा रहा है, वो होता है फूड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी होती है कि आपका इम्यून सिस्टम उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है, ओवर प्रोटेक्शन कर रहा है। तो दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं, इसको सेम नहीं समझना। फूड इंटॉलरेंस आपके डाइजेशन की प्रॉब्लम है, फूड एलर्जी आपके इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है, आपके इम्यून सिस्टम का ओवर रिएक्शन है। इसलिए ये दोनों ही चीज़ें सेम नहीं है। फूड इंटॉलरेंस में आजकल क्या आ रहा है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, आजकल लोगों को इसको डाइजेस्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो ये फूड इंटॉलरेंस है। डेयरी प्रोडक्ट सारे कंटैमिनेटेड हैं, बनाए जा रहे हैं। वो चीज़ें आपके अंदर, आपके डाइजेशन को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट करते हैं, जिससे आपका खाना आप पचा नहीं पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यही रीज़न है, हम बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से बाहर निकालिए, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, उसमें सिर्फ़ फैट है। डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको कहीं पे भी कोई फाइबर, प्रोटीन नहीं मिल रहा, उसमें सिर्फ़ आपको फैट मिल रहा है। इसी वजह से ये आपका फूड इंटॉलरेंस में आ सकता है। आपको ये चीज़ें डाइजेशन प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट हो सकती हैं। आपको इनको अपनी डाइट से बाहर निकालना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिन लोगों को विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, आप एक चीज़ नोट कर लीजिए, आपकी एलर्जी 2 गुना बढ़ जाती है अगर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम सही से काम करता है। अगर आपका विटामिन डी कम होता है, आपकी एलर्जी को जो रिस्पॉन्स मिलना होता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है। फिर आपका विटामिन डी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हड्डियाँ मजबूत होती हैं। बहुत सारे काम आपके, बहुत सारे फंक्शंस आपके चलते हैं। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, इम्यून सिस्टम आपका जो है वो भी
इफ़ेक्ट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए विटामिन डी ही काम करता है। और विटामिन डी कम मतलब आपका इम्यून सिस्टम लो, आपकी एलर्जी का रिस्पॉन्स भी कंट्रोल में नहीं होगा। सो डेली की 10 से 15 मिनट सुबह की सनलाइट ज़रूर लीजिए। विटामिन डी सप्लीमेंट जो हम लेते हैं, हमारा जो कैल्शियम टैबलेट है, उसमें कैल्शियम और विटामिन डी वो दोनों हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा काम करता है। आपके शरीर में सही से सारे फंक्शंस होते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही आपको कैल्शियम टैबलेट से मिलता है। नेक्स्ट, बचपन की जो एलर्जीज़ होती हैं, अगर उसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं या कुछ ऐसा नहीं करते हैं खाने-पीने में चेंज, तो वही सारी एलर्जीज़ बड़े होने पे बढ़ जाती हैं। ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन अगर सही नॉलेज हो, अवेयरनेस हो, और अगर नहीं है, तो वो आपकी एलर्जीज़ बढ़ती जाएँगी, और जैसे-जैसे ऐज बढ़ेगी, आपका इम्यून उसकी उसी तरह से ट्रेन होता जाएगा। इसलिए अगर बचपन में बच्चों को कोई भी एलर्जी है, तो उसको जल्दी से चेक कीजिए, रीज़न ढूँढिए, और उसको हमें खाने-पीने को चेंज करके चेंज करना है। हमें अपना लाइफ़स्टाइल, अपना न्यूट्रिशन और गट हेल्थ, इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बने। पहला, बच्चों का लाइफ़स्टाइल, फिज़िकल एक्टिविटी कितना करते हैं बच्चे आपके। दूसरा, बच्चों को न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी ग्रोथ के टाइम पे। और तीसरा, बच्चों की गट हेल्थ रिपेयर मोड पे है या नहीं है, अपने आप को रिपेयर कर रही है या नहीं कर रही है। ये 3 चीज़ें आपके बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एलर्जीज़ को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। आपके बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग बनता है, और धीरे-धीरे ये एलर्जीज़ आपकी ट्रिगर होनी बंद हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत जल्दी मौसम चेंज होने पे कफ, कोल्ड ये बहुत जल्दी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रेनिंग सिस्टम पे है अभी। वो ट्रेनिंग ले रहा है। कौन-सी चीज़ से एलर्जी करनी है, कौन-सी चीज़ की एलर्जी पे हमें वापस रिस्पॉन्ड करना है, और कहाँ पे मुझे प्रोटेक्ट करना है। तो ये ट्रेनिंग होती है। बच्चों के इम्यून सिस्टम को बनने में ये सारी चीज़ें हेल्प करती है। तो लाइफ़स्टाइल, न्यूट्रिशन और गट हेल्थ की इन्फॉर्मेशन हमें बच्चों के साथ शेयर भी करनी है। उनको ऐसा खाना दीजिए कि जिसमें उनका न्यूट्रिशन पूरा हो, गट हेल्थ इम्प्रूव हो, अच्छी हो, और उनका जो इम्यून सिस्टम है अच्छे से ट्रेन हो सके। और फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें फूड एलर्जीज़ को ट्रिगर करती हैं। हाई शुगर, ट्रांस फैट, प्रिजर्वेटिव्स, ये इम्यून सिस्टम को इन्फ्लेमेशन देता है, इन्फ्लेम्ड बनाता है। तो जब इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, हाइपर एक्टिव एलर्जी रिस्पॉन्स होता है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को अपनी डाइट से बाहर निकालना है। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, हाई शुगर, जिस पे लिखा हो स्पेशली ट्रांस फैट, वो तो बिल्कुल नहीं लेना है, और जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज़्यादा हो, वो हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं। इसलिए घर का खाना, क्लीन ईटिंग, सबसे अच्छा न्यूट्रिशन जिसमें कि प्रोटीन, फाइबर हो, आपकी एलर्जीज़ अपने आप कंट्रोल होने लगती हैं, रिकवर होने लगती हैं, और इसकी रिकवरी 100% है। आपके खाने-पीने से, आपके लाइफ़स्टाइल से, इन सारी चीज़ों से आपको रिकवरी मिलती है। सो इम्यून अगर एलर्जी है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वीक है आपका इम्यून, उसका मतलब है आपका इम्यून ज़्यादा एक्टिव है। इस चीज़ को समझना है, ओवर रिएक्शन कर रहा है। सिर्फ बच्चों को एलर्जी नहीं होती है, एडल्ट्स को भी एलर्जी होती है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। आपका इम्यून सिस्टम किसी भी एज में रिएक्ट कर सकता है। कोई भी चीज़ आपको खाने-पीने से, चाहे जैसे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस, जैसे मैंने बोला डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एलर्जी, ये भी आजकल बहुत बढ़ रही है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यून सिस्टम का रिएक्शन आपका तब आता है जब आपके अंदर एलर्जीज़ होती हैं, जब वो ओवर प्रोटेक्ट करता है। तो ये चीज़ें समझनी है। अब हमें क्या करना है, बचने के लिए क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हाइजीन का ध्यान रखिए, क्लीन एनवायरनमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए। इम्यून सिस्टम आपका बैलेंस होता है जब आपकी नींद अच्छी होती है। लंग्स आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं।
सुबह-सुबह की एक्सरसाइज़ 2 चीज़ों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। पहला, आपके लंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। जब आप वर्कआउट करते हैं, आपने देखा साँस आप फ़ास्ट-फ़ास्ट लेते हैं, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके जो फेफड़े हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दूसरा, सबसे इम्पोर्टेंट जो बोलते हैं ना हमें स्ट्रेस मैनेज करने के लिए क्या करें? मेडिटेशन नहीं होता, वर्कआउट कीजिए। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका है वर्कआउट। जब आप वर्कआउट करते हैं, यकीन मानिए आप 1 मंथ 30 डेज़ करके देखिए, आपको स्ट्रेस मैनेज करना आ जाएगा। अगर आप डेली 30 मिनट 20 टू 30 मिनट डेली वर्कआउट करते हैं, आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको बैलेंस करना आ जाएगा, आप सिचुएशंस को हैंडल करना सीख जाएँगे। रेगुलर एक्सरसाइज़ इतना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अगर चाहते हो लाइफ में अच्छा लाइफ़स्टाइल, तो आपको ये सारी चीज़ें अभी से अडैप्ट करनी है, आज से ही। कोई भी आप अपना वर्कआउट मिस मत कीजिए और नॉलेज के साथ काम कीजिए। डेली बेसिस पे अपने आप पे काम कीजिए। और अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो आपको एलर्जीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विटामिन सी, ओमेगा 3, विटामिन डी ये 2-3 चीज़ें आपके न्यूट्रिशन में होनी बहुत ज़रूरी है। विटामिन सी जो आपका रिएक्शन आता है, हिस्टामाइन जो मैंने बोला था केमिकल रिलीज़ होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता और विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, रेगुलेट करता है। इसलिए आपको ये चीज़ें लेनी है और आपका इम्यून सिस्टम गट हेल्थ की वजह से अच्छा होता है। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए आपको प्रोबायोटिक लेना है और प्रोबायोटिक के साथ फाइबर लेना है ताकि आपका गट हेल्थ हमेशा अच्छा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर्बल लाइफ में हमारे पास है वो है इम्यून हेल्थ जिसको आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आप अपने कोच से बात कीजिए, इम्यून हेल्थ आप ले सकते हैं और अगर कोई बच्चा टैबलेट खाने लायक है, तो बच्चे को भी दे सकते हैं। जो बच्चा टैबलेट खा लेता है, आप बच्चे को भी इम्यून हेल्थ दे सकते हैं। जो बच्चे इम्यून हेल्थ लेते हैं, उनका इम्यून जो सिस्टम है, वो बढ़ने लगता है, अच्छा होने लगता है। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं, आप सभी रिज़ल्ट शेयर कर सकते हैं। ये हैप्पीनेस शेयरिंग वाला टाइम होता है। जब आप रिज़ल्ट शेयर करते हैं ना